अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 2, चैप्टर नंबर 7 से। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फिसाइज़ किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे ज़ोर दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जो है वो पढ़ा जाए। तो बच्चे, जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम में हो रहे होते हैं, इवन के जो ह्यूमन बॉडी है इसमें भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ये सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किससे मिलके बने हैं, मतलब ऑर्गेनिक है नेचर में। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि बच्चे हम कहते हैं कि इनमें प्रोटीन इन्वॉल्व है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे भी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में। तो जितने भी हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो टोटल लाइफ है वो किन पे डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास जो है वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लिक एसिड की मौजूदगी में हो रहे होते हैं, विटामिन्स की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। तो बच्चे हम क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर जो पोर्शन है वो किससे मिलके बना होता है, कार्बन एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे नेचर में। तो लिविंग सिस्टम में भी फिर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में। यानी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो फूड है, हमारी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, हमारे जो इवन के क्लॉथिंग है, सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी है। तो यानी हमारी जो लाइफ है वही किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड कर रही है। फिर जो है वो केमिस्ट्स ने बहुत तकरीबन साल जो है वो इस बात पे जो है वो ज़ोर देते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलके और कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। तो ये चला कि प्लास्टिक हो गई, उसके बाद पेंट्स वगैरह जितने भी हैं, सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स हैं, यानी चीज़ों को महफूज करने के लिए जितने भी यूज़ किए जाते हैं, वार्निशेस जो डोर्स वगैरह पे की जाती हैं, टेक्सटाइल फाइबर है यानी कपड़े का जो धागा होता है वो, फर्टिलाइज़र्स हैं यानी खादें वगैरह हैं, पेस्टिसाइड्स हैं यानी कीड़े मार जो अद्वियात है, डिटर्जेंट्स हैं यानी ये सोप वगैरह जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं यानी ये जो इतनी भी क्रीम्स वगैरह हैं, और डाइज़ जितने भी रंग वगैरह हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। मैनी ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड जो है वो हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं किससे, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बहुत सारे ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं यानी प्लास्टिक्स हैं, फाइबर्स हैं, वार्निशेस हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारे के सारे हमें किस चीज़ से बचा रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बचा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम बात करते हैं तो बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजरली 3 सोर्सेज हैं। एक है पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है। ठीक है, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस को हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स। तो ये फॉसल फ्यूल्स जो है ये बनते किस तरह से हैं, हमने क्या तो दिया कि ये फॉसल फ्यूल्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल का जो डिके है वो ओवर अ लॉन्ग टाइम पड़ा रहे तो उससे जो है वो बनते हैं। यानी बच्चे हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हैं हमारे पास, वो जब काफ़ी देर तक, लॉन्ग पीरियड तक जो है वो ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो दब जाते हैं।
तो ज़मीन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पेट्रोलियम बन सकती है, कोल बन सकती है, या फिर नेचुरल गैस जो है वो उनसे बन सकती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम यहाँ पे सोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है, कोल है। ठीक है, कोल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ख्याल किया जाता था, मतलब पुराने जो लोग थे वो ये कहते थे कि जो हमारे पास ट्रीज़ हैं, जब मतलब बड़े बड़े जो दरख्त हैं उन वो ज़मीन के नीचे या चट्टानों के नीचे जब दब जाते हैं, यानी उनकी लकड़ियाँ जो हैं वो जब अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है वो दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं या दब जाती हैं, तो उससे जो है वो हमारे पास क्या बनता है, कोल बनता है। किस तरह से बनता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे केमिकल्स और बैक्टीरियल रिएक्शंस होंगे, और जब बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो कोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पीट में। ठीक है, और उसके बाद पीट को जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो हीट किया जाता है तो पीट कन्वर्ट हो जाती है किस में, कोल में। ठीक है, तो कोल जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड फ्यूल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। लेकिन जब इसकी हम कहते हैं कार्बनाइजेशन की जाती है या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो कोल है वो भी 3 कंपोनेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि जब हम कोल को जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर जो है वो हीट कर रहे होते हैं, तकरीबन कितना टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, 500 से 1000 तक उसको हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाती है। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके मेजर, कौन कौन सा है हमारे पास, कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। ठीक है, कोक है, कोल गैस है और क्या है, कोल तार है। ये 3 इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो किस तरह से बने हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब किसकी की गई है, कोक की। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कोल तार जो है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी बार बार जो है हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, बार बार हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, और बार बार जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो एरोमेटिक होंगे नेचर में, तो उनको हम जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। अगर बच्चे हम कहते हैं टोटल रिसोर्सेज पाकिस्तान में अगर देखें, जियोलॉजिकल सर्वे जब किया गया, कहता है ज़मीन का जब जो है वो सर्वे किया गया तो उससे पता चला कि पाकिस्तान में जो टोटल रिसोर्सेज हैं कोल के वो हमारे पास कितने हैं, 184 बिलियन टन्स हैं। अब इन 184 बिलियन टन्स का होता क्या है, इसमें से 184 बिलियन टन कोल में से जो 80% कोल है उसको किस लिए यूज़ किया जा सकता है, जो भट्टियाँ हैं यानी लाइम किल में ईंटों को पकाने के लिए। ठीक है, कहता है भट्टियों में ईंटों को पकाने के लिए 80% ऑफ द कोल जो है वो यूज़ कर लिया जाता है, और बाकी का जो 20% है, सम ऑफ दी क्वांटिटी जो है वो यूज़ कर ली जाती है डोमेस्टिक पर्पज़ में, यानी घरों में आग जलाने के लिए, ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम इसकी फ्लोशीट डायग्राम देख लेते हैं। तो फ्लोशीट डायग्राम में बच्चे जैसे कि आपने बात की थी कि सबसे पहले जो हमारे पास कोल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है,